दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टीज कुछ चार्ज की देख रहे होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और उसके सिवा हम देख रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी चार्ज के बारे में कि चार्ज एक्चुअली होता क्या है और मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो चार्ज है वो किस लॉ पे जो काम करता है। तो जो चार्ज है वो कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, आपने एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ तो पढ़ा ही होगा, जो ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस क्या किया जा सकता है, उसके एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो वैसे ही कुछ हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि इस ब्रह्मांड में चार्ज जो है वो फिक्स है, यानी कि जितना ब्रह्मांड बना था तब चार्ज था, उतना ही आज तक है और उतना ही फ्यूचर में भी रहेगा। इस लॉ का ये मतलब है। अब अगर हम बात कर ले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो देखिए चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, लेकिन हमें तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज, जो कि हमने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया भी कि क्यों होता है, कैसे होते हैं। क्वांटाइज का मतलब ये है कि चार्ज जो रहेगा वो हमेशा रहेगा मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एन, जहां एन स्टार्ट होगा 1 2 3 से और ऐसे ही -1 2 3 से बैक में जाएगा, यानी कि चार्ज जीरो नहीं हो सकता है। और सेकेंड है चार्ज इज इनवेरिएंट। तो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब ये है कि चार्ज कभी भी बदलता नहीं है। मतलब इनवेरिएंट क्या है कि वो वेरी नहीं होगा चाहे फिर कुछ हो। अब देखिए मास वॉल्यूम ये सारी चीजें बदल जाती हैं। कहाँ पे बदलती हैं, जब आप 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसके आसपास जाते हैं, यानी कि स्पीड के लाइट के आसपास जाते हैं, तो मास टाइम लेंथ ये सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन चार्ज एक ऐसी चीज है जो इनवेरिएंट रहती है। ठीक, देखिए चार्ज तीन केसों में बनता है, वो भी देख लीजिए। चार्ज तीन केसों में बनता है, कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास V0 होगा, यानी कि चार्ज एट रेस्ट होगा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें चार्ज से मिलेगा केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र मिल रहा होगा जब चार्ज रेस्ट पे होगा। और वहीं पे जब चार्ज चल रहा होगा V बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट स्पीड इससे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज चल रहा होगा, तब हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। यानी कि विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों मिलेंगे। लेकिन जब यही चार्ज v स्पीड से चल रहा हो और साथ में एक्सेलरेट कराया जा रहा हो, v स्पीड से चल रहा हो साथ में क्या कराया जा रहा हो, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब है कि उसकी जो v है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू चेंज कराई जा रही हो, तो वहां पे जो है यहाँ हमें मिलती है एम वेव का रेडिएशन, एम वेव्स रेडिएशन। अब एम वेव क्या है ये आपको पता होना चाहिए, रेडिएशन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। एम वेव वही होती है जो लाइट से निकलती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही होता है, साथ में उसमें लाइट स्पीड जो है वो चलती भी है। तो ईएम वेव्स ये होती हैं, ईएम वेव्स स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। अब ईएम वेव्स के बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम इसका चैप्टर पढ़ रहे होंगे। हम लोगों में 8th चैप्टर है ईएम वेव्स का। तो इतनी तीन चीजें केस हो सकते हैं कि जब v रेस्ट पे हो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, जब v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। और अगर यही v जो है एक्सेलरेट कराया जा रहा हो, यानी कि कंटिन्यू चेंज कराया जा रहा हो, तो हमें वहां पे ईएम वेव का रेडिएशन मिलता है। अगर आपने लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आने वाले चैप्टर्स में या फिर सेकंड पार्ट में जो मॉडर्न हमारी फिजिक्स है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। तो आपको बस इतना केवल दिमाग में रखना है। सेकंड हमारे पास चार्ज इनवेरिएंट और फिर चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये तो हमने आपको बताया ही था उस दिन की। चार्ज क्या होती है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंस्ट्रिंसिक का मतलब ये है जिसके आगे हम नहीं जा सकते, जिसको खोल के नहीं देख सकते हैं। सिंपल मतलब इंस्ट्रिंसिक का ये होता है। अब इसके बाद जो हमें आज का टॉपिक देखना है वो है कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ क्या होता है, कूलम्ब लॉ में क्या हम निकालते हैं, तो कूलम्ब लॉ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब ने अपना जो लॉ दिया है
वो दिया है। और जो कूलाम का लॉ है ये बात आती है कि किससे सिमिलैरिटी इसकी मैच करती है। तो देखिए कूलाम लॉ जो है वो फर्स्ट ईयर में अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है तो उससे मैच करती है। भैया फर्स्ट ईयर क्या होता है, फर्स्ट ईयर कौन सी चीज है, चलिए नहीं अगर पढ़ा है फर्स्ट ईयर में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्या, कूलाम लॉ। कूलाम लॉ देखिए बेसिकली होता क्या है, वैलिड होता है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है ये आपको हम भी आगे बताएंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। और अगर इसके नेचर की बात कर लें कूलाम लॉ, तो वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों हो सकता है। यानी कि इसका जो नेचर है वो क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, यानी कि दोनों भी हो सकते हैं। अब कैसे होंगे ये हमने आपको बताया था कि जब प्लस प्लस चार्ज यानी कि सेम नेचर का चार्ज होता है तो उसके बीच में रिपल्सन होता है। और अगर वहीं पे अपोजिट नेचर का चार्ज हमें मिल जाएगा तो क्या हमें देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन बीच में, यानी कि आपस में खिंचते हुए दिख जाएंगे। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव उसका दोनों नेचर होता है। देखिए और जो मेन बात है वो है किसके लिए, वैलिड है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। और इसमें कम से कम एक चार्ज जो है वो होना चाहिए एट रेस्ट पे। अगर दोनों चार्ज मोशन पे हैं तो ये नहीं वैलिड है। तो एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज। और ये जो फोर्स है, यहाँ से जो हमें फोर्स मिलेगा वो कहाँ पे वर्क करता है, F एक्ट्स अपॉन लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट्स वर्क अपॉन, जो F है वो किस पे वर्क करता है, लाइन ज्वाइनिंग जो है सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जो सेंटर के जो ऑब्जेक्ट हमने लिए उनके सेंटर में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर डिपेंड करते हैं। अभी नहीं समझ में, आपको डायग्राम से समझ में आएगा। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए किया गया, इसके लिए हम ले लेते हैं दो चार्ज। ये हमारे पास एक चार्ज हो गया Q1, दोनों सेम नेचर के ले लें, दोनों अपोजिट नेचर के ले लें, कोई भी डिफरेंट नहीं आने वाला है। क्योंकि इस फॉर्मूले में जब हम रखते हैं, जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तब हम वहां पे प्लस माइनस का इतना ध्यान नहीं देते हैं। प्लस माइनस क्यों होता है, केवल डायरेक्शन के लिए होता है, वो आपको ऐसे बता दिया जाएगा। चलिए ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव प्लस Q, और दूसरा भी हम मान लेते हैं पॉजिटिव ही ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव Q2। अब इसके बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि ये लाइन ज्वाइनिंग, और इसी पर वर्क करता है सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग। हमने सेंटर से ये लाइन खींच ली और ये जो सेपरेशन है इसके बीच की डिस्टेंस है वो हमने R दे दी। ठीक, तो अगर हम इसके ऊपर फोर्स निकालें, इसको मान लें 1 और इसको मान लें 2, तो हम अगर इसके ऊपर फोर्स निकालें तो Q2 इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस हो जाता है रिपल्सन, यानी कि ये बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो F ऑन 1 ड्यू टू 2। और वैसे ही अगर एक 2 पर लगाए तो ये भी प्लस है तो इसमें भी रिपल होगा, यानी कि F ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये हमें दोनों फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। अब लाइन ज्वाइनिंग पे ही वर्क करता है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो चीज है, ये मतलब कि अगर यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता, इधर साइड में आना चाहे नहीं आ सकता। मतलब कि ये कहते हैं कि हम इधर को फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं लगा सकता। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर का मतलब ये है जो ये फोर्स लगता है वो केवल सेंटर से ज्वाइन करती हुई लाइन पे ही लगता है। ठीक, तो इन्होंने ये बना लिया। अब इसके बाद इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन की, जब प्रैक्टिकल किया, तो इन्होंने दो चीजें बताई। सबसे पहले F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, और सेकंड इन्होंने बताया F इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ। सीधे लिख दिया इन्होंने। ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही तो है। मतलब कि जो F है वो एंट्री प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को एक करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपान में R स्क्वायर। अब फिजिक्स का एक रूल है कि जब फिजिक्स में कहीं से भी ये हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा कांस्टेंट। और जो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि जहां यहाँ पे हमको जो कांस्टेंट मिला है वो क्या है, F की जगह पे जो कांस्टेंट आया है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे जो हमें कांस्टेंट मिला है वो क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट है K। अब ये K होता क्या है, K के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले K की वैल्यू याद रख लेनी है।
के की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो के की वैल्यू हम जो एयर के लिए है और स्पेस फ्री स्पेस के लिए है और वैक्यूम के लिए, तो इन जो तीन चीजों के लिए है वो हम सेम मान लेते हैं, के फॉर एयर और फॉर वैक्यूम और फॉर फ्री स्पेस। इन चीजों के लिए, तीनों के लिए जो के की वैल्यू है वो हम मान लेते हैं 9.0 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, अगर बात कर ले इसकी यूनिट की तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर प्लस कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाता है। ठीक, तो जो यहाँ पे हमें के मिला है ये है क्या, अगर हम के की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास परमिटिविटी या फिर कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास जो के मिला है ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। हाँ, तो जो हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिला है वो क्या है, वो के है, और के को कहते हैं क्या है हम लोग, के को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि ये एक अगर कोई दूसरा मीडियम रखा गया है तो ये चेंज होता रहेगा, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर थोड़ा इसके बारे में हम और डिटेल से बात करते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है ये, डाई इलेक्ट्रिक सेम नहीं है, चेंज होता रहता है, मतलब क्या है। तो देखिए हमें फॉर्मूला मिल गया, हमारे पास जो कूलाम लॉ का फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है जहां पे के है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का अगर हम नाम बात करें नाम की तो वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये क्या करता है, ये के जो है फिक्स हमेशा नहीं होता है, डिपेंड करता है अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी कि अगर यहाँ पे एयर की जगह दूसरा मीडियम आ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। तो के जो है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए जो हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया। अब जब अगर हम किसी मीडियम में जो है के यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक जो है एक हिसाब से एक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इसके बीच में हम रख देते हैं तो इस फॉर्मूले में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। जो के की वैल्यू है वो हमें रखनी पड़ती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वह जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है वो आपको याद रखना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो यही हो जाएगी क्योंकि है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट हमें मिल रहा है ये एक नई चीज मिली, तो एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ एयर, क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात करें इसे हिंदी में अगर हम क्या कहेंगे तो इसे हम हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और अगर इसकी बात कर ले वैल्यू की तो इसकी वैल्यू एक फिक्स होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -11 या -12, हाँ -12 होती है। और इसका यूनिट जो है के अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ के ऊपर है यहाँ के नीचे है तो यूनिट भी पलट जाएगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब उसके बीच में यानी कि जब दो चार्जेस रखे हैं और उनके बीच में कोई हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कांस्टेंट करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, अगर बात करें हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, तो अगर हम बात कर लें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तो वो मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक होते हैं जो क्या नहीं करते हैं, जो कह दें क्या नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, को कंडक्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की तो हमारे पास वुड हो गया, मोम हो गया, और अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मोम हो गया, वुड हो गया, एबोनेट की छड़ हो गई, तो बहुत सी हो सकती हैं। मतलब सिंपल कह सके तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक प्रकार से इंसुलेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कंडक्ट नहीं करता है करंट को वो क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं। तो के यही होता है। अब जब कोई ऐसी चीज इन दोनों चार्ज के बीच में आती है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और वहां पे एक चीज और ऐड हो जाती है, अगर वहां पे के यानी कि के एयर ना होके या फ्री स्पेस ना होके कोई दूसरा होता है चीज तो देखिए वो कैसे चेंज होता है।
उसके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये अगर बात करें एफ, तो ये एफ है एयर का, और अगर हम बात कर लें एफ मीडियम का, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ऐसे, मतलब कि इसको लिखने का एक और तरीका है। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि डाइलेक्ट्रिक चीजों को हटाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको पता ही होगा कि क्या होता है। सिंपल सी भाषा में डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युतांक वह पदार्थ है जो हीट, जो करंट को कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक, तो देखिए इसको लिखने का एक और तरीका है, एफ एयर बराबर के को लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन 1 मान ले। और अगर हम बात करें कोई मीडियम जब इसके बीच में आ जाएगा तो क्या अंतर आएगा, देखिए फार्मूले में, तो फार्मूले में हमें अंतर दिख जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो अब आपको अंतर दिख रहा होगा कि अंतर जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो जब डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं हम, मीडियम आ गया, मतलब कि मीडियम के बीच में कोई चीज रखी होगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तभी तो मीडियम आया ना, तो वहां पे नीचे के से मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है, एप्सिलॉन नॉट के को हम क्या लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन, इसके बीच में हमें रिलेशन मिल जाता है। तो इसके बीच अगर हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल के आएगा वो हमें देखना है। तो देखिए अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि एफ मीडियम डिवाइड बाई एफ एयर, अगर हम कुछ ये कर दें, या एफ एयर डिवाइड बाई एफ मीडियम कर दें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक नया रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन क्या है, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये सारी हर चीज में कॉमन मिल रही, तो ये हर सारी चीज कट जाएगी, ऐसे कटेगी। तो वो देखना है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और फिर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीज पूरी इधर की कट जाएगी, 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू के ही तो मिलेगा, क्योंकि सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाता है, आपको ये तो पता ही होगा। चलिए इधर की आपने चीजें लिख ली तो इनको हम इरेज कर देते हैं। ये वैल्यू आपको याद रख के चलनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यू का हमें बहुत ही जरूरत पड़ रहा होगा। ठीक, तो इन वैल्यू को हमें याद करते हुए चलना है। तो यहाँ से हमें काटने पीटने के बाद हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से हर चीज को काटने पीटने के बाद हमें मिलता है एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू के। क्या मिल गया, के मिल गया। तो अगर हम बात कर लें और एक चीज की, तो देखिए एयर का क्या होता है, एयर की परमिटिविटी होती है हमारे पास क्या, एप्सिलॉन नॉट, और वहीं पे जो मीडियम की होती है वो होती है एप्सिलॉन, यही तो होती है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमने बताया ना फ्री स्पेस की होती है, और ये क्या हो जाएगी, मीडियम के लिए एम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये जो इसका रिलेशन है, या जो इसका ये चीज मिलता है वो क्या मिलता है, इसलिए अगर हम बात कर लें एफ एयर, ये ऊपर गया ये नीचे गया, हाँ, तो यहाँ से हमें जो ये रिलेशन मिलता है इसको हम बराबर में एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। जो ये रिलेशन है ये याद रखना है आपको। तो बेसिकली बात करें, अगर हम किसी चीज के बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल देंगे हम, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बीच में हम प्लेस कर देंगे, तो उसकी जो फोर्स है उस पर लगने वाला वो एक हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। जो अगर हम किसी भी जैसे कि ये था Q1 और ये हमारे पास है Q2, अब हम अगर इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे प्लेस कर दे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन कम हो गया, यानी कि ऐसे क्या होगा, फोर्स में कमी आती रहेगी। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये जो हमें रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ एयर। तो एयर में जो एप्सिलॉन नॉट था वो 1 में था, और ये इसका ऊपर था, तो मीडियम वाला ऊपर आ जाएगा और एयर वाला जो है वो नीचे जाएगा। तो ये हमें रिलेशन मिलता है। ठीक, अगर हम के की बात कर लें, के की वैल्यू की, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू की बात कर लें, तो जो वाटर के लिए होती है वो 84 होती है। ये वाटर के लिए फिक्स वैल्यू है 84। और अगर हम बात कर लें बाकी जो मेटल्स हैं उनके लिए क्या होती है, तो इनफिनाइट होती है मेटल्स के लिए। ठीक, तो ये आपको दो चीजें याद रख लेनी है। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है कि कौन बोला मुझसे ना हो।
हाँ, तो कूलाम का लॉ हो गया। कूलाम लॉ होता क्या है, बेसिक हमने ये समझ लिया। अब हमें इसके बाद देखना है कि जो कूलाम का लॉ है और जो ग्रेविटेशन लॉ है न्यूटन का, उसके बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो अब हमें वो चीज देखनी है। देखिए, सिमिलरिटी आपको अगर पता होंगी, अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, कक्षा 11 पढ़ा है, तो अब भैया कक्षा 11 हमने नहीं पढ़ा है, चलिए तब भी आई विल ट्राई कि आप समझ जाएं और आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला निकाला, तो फॉर्मूले में तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही है। क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का, एफ जी की अगर बात करें तो वो हो जाता था Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एफ ग्रेविटेशन। और अगर हम बात कर लें अभी जो निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का एफ ई, वो हमारे पास है K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वायर। तो जो सिमिलरिटी है इनके लिए वो क्या हो जाएंगी, सिमिलरिटी जो है वो ये हो जाएंगी कि दोनों के दोनों जो लॉ हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं बाय द इनवर्स स्क्वायर लॉ से। कहाँ से आए हमारे पास, बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ से। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है ये हमने आपको बताया नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वो समझ लेंगे। इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो सिमिलरिटी इनकी क्या है, एक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ की सिमिलरिटी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये एक इनके बीच में सिमिलरिटी है। और अगर दूसरी सिमिलरिटी की बात करें तो ये दोनों चार्ज वैलिड होते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज और फिर पॉइंट मास, उसमें मास होता है, इसमें चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज एंड मास, तो ये एक इसमें सिमिलरिटी है। अब देखिए पॉइंट चार्ज होता क्या, ये आपको समझ लेना है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं कि पुद का सा चार्ज। अगर हम दो गेंदा ले लें इतनी बड़ी बड़ी की और उस पर प्लस 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 चारों तरफ फैला दें, प्लस प्लस अगर फैला देंगे तो, और छोटी गेंद ले लें उस पर भी प्लस प्लस फैला देंगे, तो छोटी गेंद पॉइंट चार्ज है, बड़ी गेंद नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक कि बड़ी गेंद बहुत दूर ना रख दी जाए। अगर हम बात करें तो हम और आप पॉइंट चार्ज हो सकते हैं अगर आपकी डिस्टेंस बहुत होगी। पता चले आप हमारे पड़ोसी निकले, आप देख रहे होंगे वीडियो, तो हम पॉइंट चार्ज थोड़ी ना होंगे, तो हमारे बीच का सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस कम है। यानी कि पॉइंट चार्ज का बेसिकली मतलब ये होता है कि उसके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर हो, फिर ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, पॉइंट चार्ज ही होता है। जैसे कि सन और अर्थ ये पॉइंट चार्ज होते हैं, लेकिन छोटे थोड़ी ना है, बहुत बड़े हैं। तो ये पॉइंट चार्ज का मतलब है। तो ये दो इसके बीच में सिमिलरिटी होती है। और अगर इसकी डिफरेंस की बात कर ले हम, तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो सबसे पहले ये होता है, Fe जो है वो डिपेंड करता है ऑन मीडियम। अभी हमने बताया ना डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो F कम ज्यादा होने लगता है, तो K पर डिपेंड कर रहा है ना। F डिपेंड्स अपॉन मीडियम, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो ये F डिपेंड करता है मीडियम पे। और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडियम, यानी कि इसका मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से। तो पहला तो इसका ये हो गया डिफरेंस। और दूसरा अगर बात कर ले हम डिफरेंस की, तो क्या मिल जाएगा, दूसरा डिफरेंस अगर देखें तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमेशा होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि मास तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो अट्रैक्टिव इसमें हमेशा रहता है, ऑलवेज। और अगर बात कर ले हम किसकी, बात कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या करता है, अट्रैक्ट एज वेल एज रिपल भी करता है, अट्रैक्ट एज वेल एज रिपल, यानी कि इसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये दो डिफरेंस हो गए। अब बात कर लें कि कौन सा फोर्स बड़ा है, तो ये फोर्स बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल। अब कैसे स्मॉल है, देखिए जो एफ जी में कैपिटल जी की वैल्यू थी वो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो हम बता रहे हैं वो क्या थी, 1.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट, ये इसकी वैल्यू। और अगर अभी के की वैल्यू तुमने निकाली, के की वैल्यू कितनी बड़ी निकल के आई इससे, ये जो है ये वेरी वीक फोर्स होता है एफ ग्रेविटेशन। और ये जो है थोड़ा स्ट्रांग होता है। थोड़ा स्ट्रांग क्या मतलब, बहुत ही स्ट्रांग होता है इसकी तुलना में। कितना स्ट्रांग होता है वो अभी हम रिलेशन निकाल के देख लेंगे। तो जो k की वैल्यू है वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। तो ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल गई क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। अब देख लेते हैं कि कितना वीक होता है ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की तुलना में। तो भाई लोग नोट्स बना लिए होंगे, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि क्या कितना ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से। तो उसका हम देखने के लिए एक न्यूमेरिकल ही छोटा सा लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या, वो रिलेशन ही है एक प्रकार से। तो वो रिलेशन ये है कि अगर एक फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो उन पर लगने वाला रेशियो निकालें ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का। यानी कि इसमें निकालना जो है वो है Fg अपॉन Fe। इसका हमें रिलेशन निकालना है, ठीक। इसका जो रेशियो है वो क्या होगा, एक फ्री स्पेस है जिसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, यानी कि ये इसके बीच का सेपरेशन भी है r, सेंटर से सेंटर ज्वाइन करते हुए रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यानी कि Q1 Q2 या मास दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का सेपरेशन r है। तो अगर हम बात कर लें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो हमारे पास 9.31 इंटू 10 की पावर -31 kg। और बात कर लें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, या फिर साथ ही में निकालते हैं Fg अपॉन Fe। इसी का रेशियो तो निकालना है। फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या हो जाएगा, Gm1 अपॉन m2, Gm1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन में Kq1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर। सेपरेशन दोनों के लिए बराबर है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर को हम काट सकते हैं। G की वैल्यू अभी हमने इससे पहले देखी थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m1 m2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो m1 यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स लिख देंगे हम, बस काम खत्म हो जाएगा। 9.31 इंटू 10 की पावर -31। अब अपॉन में सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडा, यानी कि K 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2, तो Q1 यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, Q2 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें लगभग मिल जाता है 10 की पावर 42, यानी कि एक हिसाब से Fg होता है 10 की पावर 42, सॉरी Fg क्या होता है 10 की पावर 42, 10 की पावर 42 नहीं, इसको सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे मिलता है 1 अपॉन 10 की पावर -10 की पावर 42, ये मिलता है। तो जो ये रिलेशन निकल के आता है वो काहे का होता है, अगर हम भेज दें Fg अपॉन Fe है, Fe को इधर भेज दें तो Fe अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर 42, तो Fe बराबर होता है Fg इंटू 10 की पावर 42। तो यहाँ से हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि Fe जो है 42 गुना ज्यादा है, 42 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, यानी कि Fg से। यानी कि Fg फोर्स बहुत ही वीक है, 10 की पावर 42 गुना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ये चीज हो गई ना वैल्यू, 10 की पावर 42 तो बहुत ही हो गया। तो इतना ज्यादा गुना वैल्यू ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, ठीक। तो ये हो गया कितना ज्यादा क्या होता है। अब जो हमें बात करना है वो बात करना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब के नियम का जो सदिश निरूपण है वो हमें देखना है। तो कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण देखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा वेक्टर क्लियर होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप कक्षा 11 में वेक्टर को पढ़ के आए होंगे, और नहीं भी पढ़ के आए हैं तो जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही होगी वो आपको बता देंगे। तो अब हमें क्या देखना है, वेक्टर फॉर्म काहे की, और वेक्टर फॉर्म देखनी है, वेक्टर फॉर्म देखनी है हमें कूलम्ब की। कूलम्ब का जो लॉ है यानी कि कूलम्बियन जो फोर्स है उसकी वेक्टर फॉर्म देखनी है। तो वही बात, दो चार्ज ले लेंगे Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव नेचर के ले लेते हैं, Q2 इनके बीच का सेपरेशन ले लेते हैं R, और उसको मॉड में लिख लेते हैं। मॉड में लिखने से क्या होता है, जो चीज माइनस होती है वो प्लस हो जाती है, जो प्लस है वो तो प्लस रहेगी, केवल इतना ही अंतर आता है ना। तो देखिए इसके लिए फोर्स अगर निकालें 1 2, तो इसको मान लेते हैं अगर हम 2 और इसको मान लेते हैं अगर 1, तो F on 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में, और इस पे निकालेंगे तो F on 2 ड्यू टू 1।
ठीक, तो इस डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल हो जाएंगे। अब जो इसके लिए हमें वेक्टर मानने हैं, डायरेक्शन माननी है, तो वो कुछ हम ऐसे मान सकते हैं r1 माइनस r2, यानी कि अगर इधर जाएंगे तो हम क्या कर देंगे r2 माइनस r1, यानी कि क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता था डिस्प्लेसमेंट में। अगर इधर चलेंगे तो हम क्या हो जाएगा r1 माइनस r2। तो ये तीन तरीका है डायरेक्शन को लिखने की। अब हमने इसको इसलिए लिखा ताकि हमें इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो इजीली से मिल जाए। तो अब हम याद कर लें f बराबर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, k q1 q2 अपॉन में r। अब ये हमारे पास था स्केलर फॉर्म, अब इसको वेक्टर में लिखना है तो इसमें वेक्टर वाली चीज जोड़नी पड़ेगी ना। तो वेक्टर में लिखने के लिए हम यहाँ पे जोड़ देंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको पता है ना क्या होता है, यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप बराबर हो जाता है हमारे पास क्या, ए अपॉन मॉड ए। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है। जो कि ऊपर वाली चीज है ये डायरेक्शन शो करती है, नीचे वाला हमें मैग्नीट्यूड दे देता है मॉड। तो ये यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बेसिकली यूज ही डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर है ये। तो अगर हम निकाल लें ये F12 का निकाल लें, यानी कि F12 का, तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कौन सी, R1 माइनस R2। यही तो हो जाएगी डायरेक्शन, यही लेंगे ना डायरेक्शन, क्योंकि इधर से इधर आ रहा है ना। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले पे लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी R1 माइनस R2 और इसके ऊपर लगा देंगे हम यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं वही लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा। तो F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 डायरेक्शन और अपॉन में R1 माइनस R2 का मॉड। तो ये हमने लिख लिया इसको ओपन करके। ये बेसिकली क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है डायरेक्शन को बताने के लिए ही। तो इसके बाद हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब हमें यहाँ से जो देखने को मिल रहा है R1 माइनस R2, जो ये R1 माइनस R2 है ये बराबर है R के, क्योंकि इतनी डिस्टेंस ही तो R है ना, तो ये बराबर है मॉड R के। तो मॉड R की जगह पे हम ये वाली चीज लिख सकते हैं। तो अगली चांस में मतलब अगली लाइन में हम यहाँ क्या हो जाएगा F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन में ये लिख लेंगे R मॉड की जगह क्या लिख सकते हैं हम, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और हमें ऊपर क्या मिल रहा था, ये एक और आ गया, स्क्वायर तो यहाँ था ही और एक नीचे ये भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। और ऊपर क्या हमारे पास बच गया डायरेक्शन दिखाने के लिए R1 माइनस R2, तो ये हमें मिल गया। ठीक, तो ये काहे का हो गया, ये बेसिकली हो गया F1 on 2, यानी कि पहला जो है उस पर फोर्स कितना लग रहा है दूसरे के कारण। अब अगर हम बात कर लें F21, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएगा, K Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा। इसमें बस जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसका सेपरेशन हो जाएगा, R2 पहले आ जाएगा, R1 बाद में आ जाएगा, क्यूब तो क्यूब रहेगा ही, और इधर R2 माइनस R1 आ जाएगा। क्योंकि जो ये दोनों फोर्स हैं ये इक्वल होते हैं, मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, बट प्लस प्लस है तो अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो एक हिसाब से हम इसको ये भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमें वेक्टर मिल गया, वेक्टर फॉर्म यही तो है, वेक्टर लॉ यही है। ठीक, तो हमें ये मिल गई कूलाम की वेक्टर फॉर्म। कूलाम की वेक्टर फॉर्म क्या है, ये वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का सहारा लिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए कैप बराबर ए अपॉन मॉड ए। तो हमें ये मिल गया वेक्टर फॉर्म कूलाम लॉ का। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो क्या है, वो है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको आपने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही होगा, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर की बात ही नहीं करते हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। तो देखिए ये प्रिंसिपल कहता क्या है, बहुत कुछ कहता है, अपने आप में ही अच्छी चीजें कहता है। और कहता ये है कि अगर हमारे पास तीन चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, तो अगर तीसरे चार्ज पे निकालें फोर्स कि ये कितना तीसरे पे फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो F on Q3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F on Q3 ड्यू टू
पहले 1 निकालेंगे प्लस f ऑन 3 ड्यू टू 2 और इनका जो हो जाएगा वो वेक्टर सम हो जाएगा। बस यही कहता है कूलाम का नियम, मतलब कि सुपरपोजिशन, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो यही कहता है कि अगर हम किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालेंगे तो सारे के सारे चार्ज जो हैं वो फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे और वो किसके बराबर होगा, इन सारे चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी कि वेक्टर फॉर्म के बराबर होगा, वेक्टर सम भी कह सकते हैं। तो अगर इसको हम लाइन में लिखना चाहें, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम निकालें किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स, यानी कि इफ वी हैव 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 कोई भी हो सकते हैं, एंड वी वांट टू फाइंड नेट F on one charge, then F net is equal to F31 प्लस F32। तो ये हो जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस पर अगर हम न्यूमेरिकल लगा लें तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 3 से ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो प्लस आगे क्या हो जाएगा F3n तक ऐसे ही होता जाएगा, यानी कि एक के ऊपर सारे फोर्स अपना लगाते हैं और उसका जब हम वेक्टर सम करते हैं तब हमें F रिजल्टेंट F नेट मिल जाता है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, वो बेसिकली मिलेंगे पॉलीगन्स के ऊपर। पॉलीगन मतलब कि रेक्टेंगल हो गया हमारे पास, स्क्वायर हो गया और ट्रायंगल हो गया। तो हम एक एग्जाम्पल या फिर एक न्यूमेरिकल छोटा सा लगा लेते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसपे प्लस क्यू क्यू के तीनों कॉर्नर पे रखे हुए हैं चार्ज, और इनके वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। इनके बीच का सेपरेशन ए, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक, तो अगर हम निकालना चाहें क्या, फाइंड एफ नेट ऑन वर्टेक्स किस पे निकाल लें, बी पे निकाल लेते हैं। चलिए हम बी पे फाइंड करना चाहते हैं नेट क्या एफ, तो कैसे निकलेगा, अगर हम निकाल लें इस प्लस क्यू की वजह से, यानी कि सी की वजह से बी पे, यानी कि एफ सी बी, तो क्या मिल जाएगा, पहली बार डायरेक्शन किधर होगी, प्लस प्लस है तो रिपल करेगा, तो ये निकल के आएगा एफ सी बी। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। तो ये पहला हो गया। अब निकाल लें अगर दूसरी की वजह से, यानी कि एफ ए की, तो ये भी रिपल करेगा एफ ए बी, तो वो क्या हो गया एफ ए बी। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, अगर हम बात करें F1 ड्यू टू 2, देखिए एफ बी ऑन ड्यू टू सी, एफ बी सी, और ये क्या हो गया, जिस चीज पर निकालते हैं उसको हम आगे लिखते हैं। बी के लिए निकालना है ड्यू टू 1, तो ऐसे लिखेंगे। हाँ, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 तो सेम है पॉजिटिव नेचर के, और नीचे भी क्या है ए स्क्वायर, सेपरेशन भी सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो इनको हम बराबर एफ लिख सकते हैं, ए बी एफ ए बी एफ ए बी एफ। अब इसका जब हम नेट एफ निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, देखिए ऐसे निकल गया है। जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर में, यहाँ पे वेक्टर लॉ लग रहे हैं ना, वेक्टर के नियम लग रहे हैं ऐड करने के, तो जब हम वेक्टर लॉ निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है पहले वो लिख देते हैं। देखिए जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं किसी भी दो चीजों का, यानी कि जब हमें दो चीजें दी हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एक इधर एफ ए बी का और दूसरा इधर एफ सी बी, इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो क्या निकल के आएगा वो देखना है हमें। तो जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगा क्या, देखिए रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वो पहले लिखते हैं। रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट होता है। अब देखिए इसके बीच का जो एंगल बनना है वो कितने डिग्री का बनना है, ये एंगल बनना है हमारे पास 60 डिग्री का।
आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल है 60 डिग्री का। तो अगर इसके बेस पे हम रख लें तो a1 का स्क्वायर यानी कि इस f का, तो दोनों को हम f मान है तो एक को f1 मान लेते हैं, तो f स्क्वायर प्लस 2f प्लस f यानी कि 2f इंटू f, यही तो हो जाएगा ना, एक f दूसरा f, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी कि 1/2। तो नेक्स्ट टाइम में क्या मिल जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू f स्क्वायर ये भी तो हो गया, तो कट गया 2 2, तो मिला क्या हमारे पास f स्क्वायर यानी कि 3f स्क्वायर, यही तो मिल गया, 3f स्क्वायर हो गया। अब जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √3f, तो हमारे पास ये नेट मिल गया। कितना रिजल्टेंट आया √3f, यानी कि जो हमारे पास f नेट आया वो क्या आया √3f। अब f क्या है, f हमारे पास किसके बराबर है k q1 q2 अपॉन a के, तो हमारे पास इसका आंसर ये हो जाएगा f नेट का। ठीक, तो ये ऐसे निकालना होता है हमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जो चीजें हैं वो कैसे निकालनी होती हैं। देखिए इसमें ये आपका फार्मूला लगा हुआ है, ये किसका फार्मूला है, वेक्टर रिजल्टेंट। अगर दो चीजें दी हैं अलग अलग डायरेक्शन में और उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो वेक्टर रिजल्टेंट का फार्मूला ये होता है क्या, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, और चाहिए तो अगर आप एक न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं घर से तो वो हम दे सकते हैं, आप लगा के देखिएगा। अगर आपसे लग जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगता है तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक, एक न्यूमेरिकल आप लगा के लाएंगे ऐसा ही, और एक न्यूमेरिकल हम आपको और बता रहे होंगे। तो एक न्यूमेरिकल चलिए पहले आप और देख लीजिए, उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल लगा के लाना है। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, बोल्ड में पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो जरा इसको आराम से देखिएगा। हालांकि है इजी ही, बस आराम से देखिएगा, ध्यान इधर उधर अगर हट गया तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो जो हमारा इसके बाद का जो है न्यूमेरिकल वो है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है या कह लें स्क्वायर है। चलिए इसको स्क्वायर मानते हैं ताकि हमें डिस्टेंस ना बदलनी पड़े, तो इसको हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिस पर +q यहाँ चार्ज रखा हुआ है, +q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और -q चार्ज यहाँ है, +q चार्ज यहाँ है। वर्टेक्स की बात कर लें तो A, B, C एंड D, तो ये हमारी इसकी वर्टेक्स हो गई। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, नेट फोर्स किस पे निकालना है, F नेट ऑन वर्टेक्स C, तो हमें C पर निकालना है F नेट। तो देखिए सबसे पहली बात F नेट निकालना है C पर, तो पहले हम डायरेक्शन कर लेते हैं इनकी सही, तो इनकी डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेंगी वो देखिए पहले। अगर हम निकाल लें B की वजह से C पर, यानी कि F ऑन C ड्यू टू B, तो वो क्या होगा, माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या करते हैं आपको पता ही है, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी, यानी कि एफ सी और ड्यू टू बी, तो ये मिल गई हमें इसकी डायरेक्शन। ठीक, वैसे ही अगर हम बात करें डी की वजह से तो माइनस प्लस फिर रिपल हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन ये इधर, तो ये मिल गया एफ सी ड्यू टू डी। अब बात कर ले ए की वजह से, तो ए की वजह से भी रिपल होगा क्योंकि माइनस और प्लस रिपल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये ऐसी लाइन क्या बना दी, इधर से ले जाके इधर क्यों नहीं लेगी, इधर से ले जाके इधर क्यों हम नहीं ले गए ना, आप ये कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कि जो कूलाम का फोर्स है, जो कोलम्बियन फोर्स है, वो किस पे वर्क करता है, लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि लाइन जो ज्वाइन कर रही है, इसको लाइन ज्वाइन कौन सी करेगी, अगर यहाँ से हम इसका डायगोनल डालें तो यही तो ज्वाइन करेगी ना, तो इस पे हो जाएगा यहाँ एफ सी ड्यू टू ए। ठीक, अगर हम इसकी बात कर लें तो सारी ए ए ए है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा √2a। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है। तो पाइथागोरस जब हम प्रमेय निकालेंगे तो AC बराबर क्या निकल के आएगा, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में होगा ना सारे, प्लस A का स्क्वायर और तो √2a स्क्वायर। अब √a बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा, तो √a आ गया ना, √2a, तो √2a हमें मिल गया ये। तो सबसे पहले हम सारे अलग अलग निकाल लेते हैं, तो F CB बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर, तो पहला ये हो गया। F CD क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन Q2 A स्क्वायर, तो दूसरा ये हो गया।
ये दोनों बराबर फिर से हम मान लेते हैं एफ के, क्योंकि सेम सेम है। अब एफ ऑन ए सी क्या होगा, सॉरी सी ए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि √2a का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा के Q1 Q2 और अपॉन में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर a। तो ये तीसरी चीज मिल गई। तो अब हमें इसका निकालना है क्या, एफ रिजल्टेंट। तो अगर इसकी हम बात करें तो एफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हमें इसके बीच का एंगल दिख रहा है, पहले दो के लिए एफ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, फिर तीसरा निकाल लेंगे दो का, क्योंकि हमने फॉर्मूला जान लिया है। तो ये इसका एंगल बनना है 90 डिग्री। इधर क्या है एफ सी डी है और इधर क्या है एफ सी बी। तो इसको निकालने के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, तो इसका कैसे निकल आएगा, एफ बराबर √f²। अब हम एफ ही रख लेंगे क्योंकि सी बी और सी डी के लिए फोर्स सेम है, उसको हमने एफ मान लिया है। तो एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ प्लस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये सारा 0 हो गया। f² प्लस f² 2f² मिल गया हमें। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2f, तो हमें ये मिल गया f इसका क्या कह सकते हैं f2। तो हमें इतना मिल गया f इनका, और इनका जो रिजल्टेंट है वो मिल गया fr। क्या मिल गया √2f मिल गया। और इसका अगर रिजल्टेंट की बात करें तो अगर ऐसे होता है तो उसका जो रिजल्टेंट है वो बीच में, यानी रिजल्टेंट ऐसे है तो उसके बीच में जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल जो बीच का होगा क्या होगा 45 होगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये होगा, और जो एफ सी वाला है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इसी के आगे जा रहा है कहीं एफ सी ए। अब जब वेक्टर में सेम डायरेक्शन में दो चीजें होती हैं तो वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया था और एफ सी ए का, तो सारे रिजल्टेंट एक ही में ऐड हो जाएंगे। तो अगर आगे क्या होगा, आगे होगा क्या एफ नेट जो होगा वो हमारे पास क्या, ये जो निकल के आया है √2f इसको लिखेंगे और प्लस एफ फॉर सी ए। तो एफ फॉर सी ए क्या है √2f। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू रख देते हैं के Q1 Q2 अपॉन a², और यहाँ का √2 हो जाएगा। एफ सी ए के लिए हमारे पास फोर्स निकला था के Q1 Q2 अपॉन में 2a²। अब हम चाहें तो यहाँ से एलसीएम लेके और सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इसका एफ नेट कुछ ऐसे निकल गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको घर से लगा के लाना है। ठीक, क्वेश्चन हालांकि इजी नहीं है, क्वेश्चन इजी नहीं सॉरी मतलब कि क्वेश्चन हालांकि हार्ड नहीं है, इजी ही रहने वाला है। ठीक, तो उस क्वेश्चन को आपको घर से लगा के लाना है। तो वो जो क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है हमारे पास, वो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे रहने वाला है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, हाँ ये भी ट्रायंगल है। तो उसके जो चार्ज है वो यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, और यहाँ पर भी +q है। वर्टेक्स की बात कर लें तो A B C। तो इसमें आपको निकालना है फाइंड क्या, एफ नेट ऑन वर्टेक्स A, ऑन वर्टेक्स A। तो आपको A पर निकाल के लाना है एफ नेट। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन के बाद आप तीनों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। दो के लिए निकलेगा एफ ड्यू टू सी ए, एफ ड्यू टू ए बी, एफ ड्यू टू ए सी, दो के लिए निकल जाएगा, इसका इस पे और इसका इस पे। फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू √f1² प्लस f2² इंटू 2f1f2 cos थीटा। ठीक, तो ऐसे ये लग जाएगा। ठीक, अब अगली वीडियो में हम क्या बात कर रहे होंगे, अगली वीडियो में हम पहुंच रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, और देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ले रहे होंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, मजा फिजिक्स में इतनी जल्दी तो नहीं है, हाँ लेकिन आने लगेगा। अगर आने लगेगा और नहीं भी आ रहा है तो जो भी जैसा भी है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, तब तक के लिए नमस्ते।